बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। आज अपना जो टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। देखो, जनरली बात करते हैं हम तो अम्ल है, तो इसके हिसाब से हम इसके कुछ मुख्य भौतिक गुणधर्म ले रहे हैं, जिसमें पहला है भौतिक अवस्था, दूसरा है गंध, तीसरा विलेयता, चौथा हम लेंगे क्वथनांक और पांचवा है गलनांक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इसकी भौतिक अवस्था से। तो इसमें ये बताया गया है कि जो C1 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, C1 से C10 तक के जो सदस्य यानी हम ये कह सकते हैं मेथेनोइक अम्ल से लेके और डेकेनोइक अम्ल तक के जितने भी सदस्य हैं ये रंगहीन द्रव अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। कौन सी? रंगहीन द्रव अवस्था के अंदर। ठीक है, रंगहीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, और बाकी जितने भी हैं उच्चतर जो भी आएंगे उच्चतर सदस्य, यानी कहां से? C11 से लेके आगे जितने भी हैं वह होते हैं अपने मोम के समान ठोस और होते क्या? रंगहीन। जनरल ध्यान रखना है कि C1 से C10 तक कौन सी अवस्था आई? रंगहीन द्रव अवस्था के अंदर। और दूसरा हमने लिया कि उच्चतर सदस्य जो होते हैं वो मोम के समान क्या होते हैं? ठोस और रंगहीन होते हैं। ठीक है, फिर आती है गंध। तो गंध के अंदर इसमें ये दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, C1 से C4 तक, ये C3 तक जो होते हैं वो तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं। आप एसिटिक अम्ल की जब गंध देखोगे ना, सूंघोगे, तो बहुत तीखी गंध आती है, तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं। ठीक है, और C4 से आगे अपन चलते हैं C9 तक। अब देखो, C4 कौन सा है? ब्यूटेनॉइक अम्ल, जो हमने जब प्राप्ति स्थान के हिसाब से बताया था तब कहा था सड़े हुए मक्खन के समान, उससे सड़े हुए मक्खन से प्राप्त किया जाता है। तो उसके हिसाब से दिया गया है कि C4 से लेके C9 तक के जो भी अम्ल होते हैं, ठीक है ना, इनकी गंध होती है सड़े हुए मक्खन के समान, सड़े हुए मक्खन जैसी। और इनसे आगे उच्चतर अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं? गंधहीन होते हैं। वो क्या होते हैं? गंधहीन होते हैं। तो पहला भौतिक अवस्था क्या बताओगे? C1 से C10 तक रंगहीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। फिर उससे आगे वाले सदस्य मोम के समान ठोस, लेकिन कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। दूसरा पॉइंट लिया हमने गंध। तो C1 से C3 तक के सदस्य तीक्ष्ण गंधयुक्त, तीखी गंधयुक्त होते हैं, और C4 से C9 तक होते हैं सड़े हुए मक्खन जैसे गंध। और उच्चतर अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं? गंधहीन होते हैं। ठीक है, अब बात आती है विलेयता की। किसकी? विलेयता की। तो विलेयता में देखो आप, विलेयता में हम लेते हैं कि C1 से C4 तक जल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं? जल में विलेय। ये पहला पॉइंट है। कार्बन परमाणु की संख्या कम है, इसलिए जल के साथ आसानी से क्या होते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाकर और जल में विलय हो जाते हैं। उसके बाद दिया है ये पेंटेनोइक और हेक्सेनोइक अम्ल जो होते हैं ये जल में क्या होते हैं? आंशिक विलय। जल में आंशिक विलय। जल में क्या होते हैं? आंशिक विलय होते हैं। और उसके बाद 7 से शुरुआत करते हैं उच्चतर अम्ल। जल में देखो, पहला आया विलय
यानी कुछ भाग। तो तीसरा पार्ट अपने आप आ जाता है कि वो जल में अविलेय होते हैं। तो जल में अविलेय, अब ये जल में अविलेय है और कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाएंगे, विलेय। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। ये इसमें विलेयता के अंदर आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या बताओगे आप कि C1 से C4 तक जल में विलेय होते हैं। दूसरा पॉइंट पेंटेनोइक और हेक्सेनोइक अम्ल जल में क्या होते हैं, आंशिक विलेय होते हैं। और तीसरा पॉइंट उच्चतर अम्ल जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो ये 3 अभी अपन ने पॉइंट लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर देना। और चौथा पॉइंट लेते हैं अपन क्वथनांक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए अब देखो क्वथनांक की बात की जाती है तो इनके क्वथनांक सबसे अधिक होते हैं। सबसे अधिक का मतलब क्या हुआ, सबसे अधिक का मतलब है कि जो एल्कोहल होते हैं, कीटोन होते हैं, इन सब से एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड जो भी समूह हैं हमने पढ़े हैं उन सब से इनके क्वथनांक सबसे ज्यादा होते हैं। इसमें एक सवाल बनता है बोर्ड के हिसाब से, वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो कारण क्या है कि एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल में OH समूह है जो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ रहता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर, किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 समूह है, आपको पता है ना। लेकिन हमने कहा था कि इन दोनों के गुण प्रदर्शित नहीं करता है। एक होता है कार्बोनिल समूह और दूसरा होता है OH समूह, है ना। चलिए अब पहले अपन इसको बताता हूं मैं, क्या है, चौथा पॉइंट है क्वथनांक। तो क्वथनांक में हम लिख सकते हैं सबसे अधिक कारण। अब जैसे सवाल आया हुआ है, इसको सवाल के रूप में हम लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, RCOOH का क्वथनांक ROH की तुलना में अधिक होता है, अधिक होता है। कारण लिखो, मतलब क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक एल्कोहल की तुलना में उच्च होता है। कारण लिखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसमें अपन क्या कारण बताएंगे, तो सबसे पहली चीज आप इसमें ये बताओगे कि जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, देखो क्या लिखते हैं अपन इसमें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में या अम्ल में पाए जाने वाले अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध का मान, देखो ये पहला पॉइंट है, किसका, इसका उत्तर है पहला पॉइंट। ये कह रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं उसका मान एल्कोहल में पाए जाने वाले अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध की तुलना में अधिक होता है या प्रबल होता है। इसका मुख्य कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोनिल समूह से, ये मैं अभी आपको समझा रहा हूं वापस, कार्बोनिल समूह से OH समूह जुड़ने से
या जुड़ा होने के कारण होने से ध्रुवीय प्रकृति बढ़ जाती है, जबकि अल्कोहल में OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा होने के कारण इसकी ध्रुवीय प्रकृति क्या होती है? कम होती है। इसी कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक का मान उच्च होता है। अब देखो क्या कह रहा है ये, इसका कहने का मतलब ये है, आपको लग रहा है कि सर में क्या है, सवाल लिख दिया, नोट कर दिया, पूरी की पूरी रामायण बता दी, लेकिन देखो क्या होता है कि हम परीक्षा के अंदर जब सवाल का उत्तर लिखते हैं ना, तो उसको इस प्रकार से लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो नंबर नहीं दिए जाते हैं। क्या कह रहा है कि भाई ये क्वथनांक अम्ल का क्वथनांक जो है वो ROH की तुलना में अधिक होता है, कारण लिखिए। तो इसका उत्तर लिखने का सबसे मुख्य पॉइंट जो है ना, वो आप ये दर्शाओ कि जो अम्ल होता है, अम्ल का सूत्र क्या लिखते हैं? C≡OH, ठीक है, और अल्कोहल का सूत्र होता है ROH। अब इन दोनों में क्या पाए जाते हैं? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। अब इसके हाइड्रोजन बंध का मान, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध का मान अल्कोहल की तुलना में क्या होता है? कम होता है। कारण पूछ लिया कि भाई क्यों होता है, इसका रीजन, तो इसका रीजन ये है कि ये अम्ल के अंदर जो ये समूह पाया जाता है, कौन सा? कार्बोनिल समूह। इस कार्बोनिल समूह के साथ में जो OH समूह जुड़ा हुआ है, वहां जुड़ा होने के कारण इसके अंदर ध्रुवीय प्रकृति उत्पन्न होती है। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब समझ सकते हो आप? क्या होता है कि ये इधर से जाएगा, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस, फिर ये ऑक्सीजन के बंध के इलेक्ट्रॉन, ये यूं होती है ध्रुवीय प्रकृति। ध्यान दीजिएगा भाई, ये है ना, ये यूं दर्शाते हैं, ये बंध इधर आया, ये इधर गए, समझे? यहां माइनस, इधर प्लस बन गया। अब यहां पर प्लस आते ही देखो ये प्लस आया, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई, तब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा बंध को बचाने के लिए, होता है ना। तो प्रकृति चेंज हुई, ध्रुवीय प्रकृति है इसके अंदर, किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर ध्रुवीय प्रकृति उत्पन्न होने के कारण ही ये बंध इतना प्रबल होता है। बंध प्रबल होने का रीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, आगे दूसरे समूह से ऑक्सीजन से जुड़ेगा ये, ठीक है ना। तो ये प्रकृति किसके अंदर पाई जाती है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसमें पाए जाने वाले ये अंतरा आणुक हाइड्रोजन बंध इतने प्रबल होते हैं कि वाष्प अवस्था में भी ये नहीं टूटेगा। कहते हैं ना कि हम किसी भी यौगिक को गर्म करते हैं, वाष्प बन के उड़ जाता है, तो वाष्प बन के तो उड़ेगा, लेकिन इसमें पाए जाने वाले ये बंध इतने प्रबल होंगे कि वाष्प अवस्था में भी परस्पर जुड़े हुए रहते हैं। अब आप सोचो कि अगर वाष्प अवस्था में वो बंध प्रबल होगा तो टूटेगा ही नहीं, यानी हमें पहले से अधिक ताप की आवश्यकता होगी ताकि वो बंध और टूटे, इसलिए इनके क्वथनांक जो होते हैं ना वो सबसे अधिक होते हैं। तो ये आप सवाल नोट कर देना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसी के अंदर एक सवाल आता है कि एसिटिक अम्ल की ठोस, द्रव और गैस अवस्था में द्विलक संरचना बनाइए। वो यही कारण है इसका, वाष्प अवस्था में पाया जाने वाला अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फिर हम लेते हैं इसके द्विलक संरचना। ओके, अब देखो द्विलक संरचना को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा।
तो द्विलक संरचना में आपको दो अणु लेने हैं, किसके? एसिटिक अम्ल के। अब एसिटिक अम्ल के दो अणुओं की जब बात की जाती है सवाल क्या पूछते हैं, देखो आप, एसिटिक अम्ल की सवाल आता है एसिटिक अम्ल की ठोस या द्रव या गैस अवस्था में द्विलक संरचना लिखो। बस ये पूछ लिया आपको, कुछ नहीं है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बताना है। एसिटिक अम्ल का सूत्र याद है, देखो कैसे लिखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर यूं लिखते हैं CH3, अब ये C यहां बता दो डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा O और H। ये पहला है, ठीक है, CH3 COH, C डबल बॉन्ड O OH लिख दिया। अब आप दूसरा अणु लिखो, दूसरा अणु ऐसे लिखना है कि यूं CH3C, पहले तो ये आया CH3C, है तो यही है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस तरफ आपने पहले अणु में डबल बॉन्ड O लिखा है उस तरफ OH समूह लिखिएगा। क्या लिखना है? O और H, ये ना ऐसे, और जिस तरफ OH लिखा है उस तरफ आपको बताना है डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये बन गया एसिटिक अम्ल के दो अणु, और इनके बीच में बंध कौन सा है? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ये यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ये है इसकी कौन सी? द्विलक संरचना। एक नंबर का सवाल, चाहे आप जब विलेन वाला पार्ट पढ़ोगे उसमें भी दिया हुआ है और इस पार्ट के अंदर भी दिया हुआ है। ये सूत्र याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल की द्विलक संरचना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो हमने अभी कितने लिए? गुणधर्म 4, और अब लेते हैं अपन लास्ट, वो है गलनांक। अब गलनांक में भी बड़ा विचित्र पॉइंट है इसका, ऐसा तैसा भी नहीं है, विचित्र पॉइंट कह सकते हैं अपन के। इसमें क्या होता है कि एक लेते हैं सम संख्या और एक लेते हैं विषम संख्या वाले अम्ल। अब सम संख्या में आप बताओगे तो 1 2 3 4 संख्या कैसे दर्शाते हैं इसको? गलनांक को। लास्ट पॉइंट आता है 5वां, गलनांक। ठीक है, देखो क्या होता है कि इसमें गलनांक का मान है ना कुछ परिवर्तित होता रहता है। कार्बन संख्या 1 से लेके और 10 तक के परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं कि सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनके गलनांक के मान विषम संख्या वाले अम्लों की तुलना में अधिक होंगे। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। क्या कह रहा है ये? सबसे पहले तो अपन इसको बता सकते हैं कि C1 से C10 तक गलनांक में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। क्या परिवर्तन होता है? तो देखो, आप सवाल भी लिख सकते हो या इसको पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। क्या लिखते हैं कि सम संख्या वाले अम्ल के गलनांक
वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल के गलनांक का मान विषम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। बस अब ये आपको दे दिया कि सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके गलनांक का मान विषम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। कारण होता है। इसमें क्या करते हैं, ये एक्स-रे किरण विवर्तन एक पॉइंट आता है, जैसे अपन ने 11th के अंदर पढ़ा था ना बेंजीन के बारे में, क्या एक्स-रे किरण विवर्तन से, तो इसमें भी यही बताया गया है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपन लेते हैं विषम संख्या में। तो विषम संख्या वाले जो अम्ल है, संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में CH3 समूह और COH समूह एक ही दिशा में, एक ही दिशा में होने के कारण, अभी अपन इसको उदाहरण से लेते हैं, एक ही दिशा में होने के कारण वह क्रिस्टल जालक में समायोजित नहीं होते, समायोजित नहीं होते और अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध भी क्या होता है? दुर्बल होता है। ये इसका कारण है। ये क्या कह रहा है? सुन लीजिएगा, ये पहला पॉइंट है इसका। ये कह रहा है कि विषम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं ना, इसमें CH3 समूह जो हम अम्ल से लेते हैं, CH3 समूह और COH समूह एक ही दिशा में पाए जाते हैं। जैसे अपन 5 कार्बन का समूह लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको यूं दर्शाया गया, ये पहला कार्बन 1, ये 2, ये 3, सॉरी ये 3, ठीक है, फिर ये 4 और फिर ये आया 5। अब ये क्या है? पेंटेनोइक अम्ल है। कौन सा? पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। अब ये कहता है कि इसमें ये CH3 समूह और ये COH समूह क्या आ रहे हैं? एक ही दिशा में आ रहे हैं। तो एक ही दिशा में जब आएंगे तो क्रिस्टल जालक के बारे में अपन पढ़ेंगे कि क्रिस्टल जालक में जो रिक्त स्थान होते हैं उसके अंदर ये कण पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो पाते, एक ही दिशा में आते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, देखो ये एक ही दिशा में है, इसलिए इस बंध का मान भी क्या होता है? दुर्बल होता है। और इसी कारण इसके क्वथनांक इसमें लिख सकते हैं, इसी कारण इनका क्वथनांक, ये गलनांक, सॉरी, इनका गलनांक क्या होता है? कम होता है। बस ये रीजन आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा पॉइंट, जब अपन सम संख्या वाला लेंगे तो सम संख्या में क्या बताएंगे? CH3 और COH समूह विपरीत दिशा में होते हैं। जब विपरीत दिशा में होंगे तो क्रिस्टल जालक में आसानी से समायोजित हो जाएंगे। और दूसरा बंध इसमें क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाता है। तो हम इसमें ये लिखते हैं, देखिएगा, इसमें ये लिखेंगे कि सम संख्या में, सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में CH3 और COH समूह परस्पर क्या होते हैं? विपरीत दिशा में, परस्पर विपरीत दिशा में रहते हैं, विपरीत दिशा में। और बंध अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध प्रबल होने से
क्या होने से? प्रबल होने से गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। गलनांक अधिक होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो पहला विषम संख्या बताओगे, दूसरा सम संख्या। अब कैसे है? तो सम संख्या में जैसे देखो आप, एक CH3 CH2 CH2 और COOH। अब इसमें कार्बन देखो, ये CH3 समूह और ये COH समूह, ये कौन सा है? ब्यूटेनोइक अम्ल। इसमें कार्बन कितने हैं? 4, और इसमें कार्बन कितने थे? 5। तो ये सम संख्या में आप देख रहे हो कि CH3 और COH समूह परस्पर क्या है? विपरीत दिशा में। और जब विपरीत दिशा में तो अंतरा आणुक हाइड्रोजन बंध क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा, और ये आसानी से क्रिस्टल जालक में समायोजित हो जाते हैं। इसी कारण क्या कह सकते हैं हम? सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के गलनांक का मान विषम संख्या वाले अम्लों की तुलना में हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। ओके, तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। कितने? पहला अवस्था, दूसरा गंध, तीसरी विलेयता, चौथा क्वथनांक और पांचवा गलनांक। तो क्वथनांक में ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल की द्विलक संरचना और इसका मान अधिकतम क्यों होता है, इसका कारण। ठीक है। दूसरा गलनांक में सम संख्या और विषम संख्या की तुलना बताएं। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम अम्ल के रासायनिक गुणधर्म।